1925 में हेडगेवार द्वारा आरएसएस की स्थापना होती है और 1940 तक हेडगेवार आरएसएस की कमान संभालते हैं। हेडगेवार की लीडरशिप में आरएसएस नागपुर, वर्धा, विदर्भ रीजन मुख्यतः सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहता है। लेकिन साल 1940 में जब हेडगेवार की मृत्यु के बाद गोलवलकर आरएसएस के हेड बनते हैं तो आरएसएस का विस्तार पूरे देश में होने लगता है। हेडगेवार और गोलवलकर की मुलाकात साल 1931 में बनारस के बीएचयू विश्वविद्यालय में होती है, जहां गोलवलकर जूलॉजी के प्रोफेसर थे। लेकिन हेडगेवार गोलवलकर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोलवलकर को आरएसएस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। इस वक्त गोलवलकर की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। इस तरह साल 1931 में गोलवलकर को काशी यानी बनारस का संघ चालक बना दिया जाता है। हेडगेवार की तरह ही गोलवलकर का जन्म भी साल 1906 में नागपुर के पास के एक गांव में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1933 के आसपास हेडगेवार ने गोलवलकर को नागपुर बुला लिया। हेडगेवार की कहने पर ही गोलवलकर ने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की और जल्द ही गोलवलकर को आरएसएस की ओटीसी यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप का इंचार्ज बना दिया जाता है। यह आरएसएस में गोलवलकर के बढ़ते ओहदे का सूचक था। हालांकि गोलवलकर का ध्यान अध्यात्म की तरफ अधिक था। अक्टूबर 1936 में हेडगेवार और अपने परिवार को बताए बिना ही गोलवलकर अपना सब कुछ छोड़कर स्वामी अखंडानंद से योग सीखने के लिए बंगाल चले जाते हैं। लेकिन फरवरी 1937 में ही स्वामी अखंडानंद की मृत्यु हो जाती है। इसलिए दुखी होकर गोलवलकर हेडगेवार के पास वापस नागपुर लौट जाते हैं। एक बार फिर हेडगेवार ने गोलवलकर को आरएसएस का काम करने के लिए मना लिया। अब गोलवलकर ने पूरे जीवन भर के लिए आरएसएस के लिए काम करने का फैसला ले लिया। इस तरह एक बार फिर हेडगेवार ने गोलवलकर को नागपुर में होने वाले आरएसएस के एनुअल ऑल इंडिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप यानी ओटीसी कैंप का इंचार्ज बना दिया। अगले साल यानी 1938 में गोलवलकर ने आरएसएस की विचारधारा पर पहली किताब तैयार की, जिसका नाम था वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। बाद में गोलवलकर ने ही अपने एक स्पीच में बताया कि यह किताब एक तरह से बाबा राव सावरकर के राष्ट्रवाद पर लिखे राष्ट्र मीमांसा निबंध पर ही एक शॉर्ट वर्जन है। इस किताब में गोलवलकर ने हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों की प्रशंसा में लिखा, आज जर्मन रेस प्राइड चर्चा का विषय बन चुका है। अपनी नस्ल और उसकी संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त करके दुनिया को चौंका दिया। यहाँ नस्लीय गौरव यानी रेस प्राइड अपने पीक पर पहुंच चुका है। गोलवलकर ने आगे लिखा, जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच जड़ तक मतभेद हैं, उन्हें एकजुट यूनिट में समाहित करना कितना असंभव है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक है। जिस जर्मनी में लाखों यहूदियों को मार दिया गया, जर्मनी की वह नाजी विचारधारा गोलवलकर के लिए एक प्रेरणा लेने वाली विचारधारा थी। वहीं गोलवलकर अंग्रेजों के मामले में शांत रहते हैं। ना अंग्रेज उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और ना आरएसएस और गोलवलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, ना कोई ऐसा काम किया जिसे ब्रिटिश विरोधी माना जा सके। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया जा रहा था, वे लाठी खा रहे थे, उस वक्त आरएसएस देश की आजादी के आंदोलन के पीक के समय भी एपॉलिटिकल रहता है। कांग्रेस और अन्य क्रांतिकारी संगठनों को खत्म करने के लिए जब अंग्रेजों ने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म्स पहनने पर बैन लगा दिया, तब आरएसएस सबसे पहले अंग्रेजों की लाइन में चलने लगता है। 29 अप्रैल 1943 के दिन गोलवलकर ने आरएसएस के सीनियर अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि आरएसएस के मिलिट्री डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया है। आरएसएस ने इस सर्कुलर में कहा कि सरकार के शुरुआती आदेशों के अनुसार ही हमने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म्स पर रोक लगा दी थी, ताकि हमारा काम स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में रहे, जैसा कि हर कानून का पालन करने वाली संस्था को करना चाहिए। उम्मीद है कि परिस्थितियां जल्द ही आसान हो जाएंगी, लेकिन अब समय बदलने का इंतजार किए बिना ही हमने मिलिट्री विभाग को पूरी तरह ही खत्म करने का फैसला किया है।